ऑफ था ये, आवाज आ ही नहीं रही, आवाज बंद थी, किसी ने सुना ही नहीं। चलो वॉइस इसकी ऑफ थी, सो मैं एक बार फिर से इसको समझा दूंगा। So today we are going to discuss about tropical grassland. Tropical grassland is the part of climatic region. Okay, so tropical grassland basically this is a moderate rainfall. And nowadays you can see somewhere dry and wet because somewhere you will find कि कभी रेन होती है, कभी नहीं होता, कभी सूखा, कभी कुछ, ऐसी चीजें दोनों मिलाकर जब ये चीजें होती हैं ऐसी, तो हम इसे मॉडरेट बोलते हैं। यहाँ पर हमारे टॉल ग्रास आती हैं, टॉल ग्रास मिलती है यहाँ पर। टॉल ग्रास का मतलब है यहाँ से कि इतनी लंबी होती है कि जैसे कि जानवर एलिफेंट के बराबर पहुंच, एलिफेंट इजीली उसे खा सकता है, जिराफ खा सकता है उसको। एलिफेंट के अप्रॉक्स थोड़ा सा नीचे कहें तो बराबर तक आसपास आ जाती है, तो इसे हम एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। बट यहाँ पर रेनफॉल कम है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ स्कैंटी लार्ज ट्रीज, यहाँ ट्री होते हैं उनको बोला। यहाँ पर ग्रास फायर भी होता है। ग्रास फायर क्यों इन द ड्राई सीजन? बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर पेड़ हैं ऐसे और ड्राई सीजन है, तो जब पेड़ से पेड़ टकराता है तो चिंगारियां निकलती हैं, जैसे बुश फायर हुआ था बहुत पहले, आप देखेंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर बुश फायर की तरह यहाँ पर भी आग लग जाती है और ये सारी चीजें आती हैं, यहाँ पर सिचुएशन बनती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है और मैक्सिमम जो यहाँ पर इस घास को चरने के लिए जो जानवर आता है बेसिकली, तो उस जानवर को यहाँ पर बोलते हैं, जो जानवर आते हैं वो कॉर्निवोरस एनिमल्स ज्यादा होते हैं, यानी जो दोनों खा सकते। कॉर्निवोरस कौन सा है? जो मांसाहारी भी हो, शाकाहारी, सर्वाहारी कह सकते हैं, तो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कहाँ कहाँ कौन कौन से ट्री हैं, कैसे कैसे इसमें ट्री बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें एग्जांपल पिक्चर से आपको दिखाऊंगा। सो पिक्चर पे चलते हैं थोड़ा, है ना। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का है एरिया, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कुछ ऐसे, इसीलिए इसे एलिफेंट बोलते हैं। इसमें कुछ ट्रीज भी हैं जो आप कह सकते हैं वो ट्रंक, ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ और अजीब सा दिखाई देते हैं। तो पहले तो ये है कि हमारा एलिफेंट ग्रास कहते हैं क्योंकि एलिफेंट इसको करता है। साथ ही साथ ये हमारे एक स्कैंटी ट्रीज हैं जो बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और इनमें अकाकिया ट्रीज भी हैं, बॉब ट्रीज भी हैं, बॉटल ट्रीज भी हैं। बॉटल ट्रीज जैसे आप देखते हैं ना कि आजकल लोग घरों में कैसे लगाते हैं, जहां पर पानी कम होता है वो अक्सर बॉटल ट्रीज ही बन जाते हैं। जैसे खजूर का पेड़ देखा होगा या किसी चीज का देखो तो आप घर के बाहर भी होता है, बॉटल नेक की तरह होता है और ऊपर पहुंच जाता है। जैसे आप इसमें देखें, अगर मैं बॉटल की बात करता हूं तो अकाकिया ट्रीज, अकाकिया ट्री ये है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये अकाकिया ट्रीज हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बॉटल नेक जो आते हैं ट्रीज, ठीक है। ये आपके बॉटल नेक ट्रीज आते हैं, देखो
लगेगा बॉटल टाइप का, लेकिन बॉटल होती नहीं है बेसिकली। इसकी ऐसा लगेगा नीचे से बॉटल टाइप, ऊपर ये करता है, बीच में जगह छोड़ देता है, इन्हें बॉटल नेक ट्रीज कहते हैं। ये है, आप तो ये घरों में लगाए हुए भी देखे होंगे इनको, है ना। तो ये भी आ जाएगा इसमें, साथ में और भी आप देख सकते हैं। ये सारे बॉटल नेक ट्रीज हैं जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से इतना समझ आ गया होगा कि बेसिकली मैं क्या इसमें कह रहा हूँ। तो बॉटल नेक ट्रीज है, इसमें ये भी आएंगे। इसमें बॉब ट्रीज कह सकते हैं, बॉटल ट्रीज कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जो कि आप स्टोर, जो इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये ट्रीज जो होते हैं ये क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम है ना, रेनफॉल बहुत कम है, ड्राइनेस ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि पानी को है उसे स्टोर कर लेते हैं, वाटर स्टोर करते हैं अपने अंदर, उसी से ये अपने आप को बढ़ते रहते हैं। एक बार जैसे बारिश हुआ उस टाइम पे स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद धीरे 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 फिर इसमें बढ़ रहे हैं, ऊपर जाते जाएंगे। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर ऐसे मिलते हैं। और ये इनकी जो जितने भी आप जैसे कि अपने इंडिया में है यूकेलिप्टस, ये वैसे बंद हो चुका है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस पेड़ ना बनाए जाएं, लगाए जाएं, क्योंकि जितना ऊपर जाता है ना उतना नीचे इनका ग्रास रूट जो होता है, ग्रास का जो रूट होता है, इस ग्रास का हो या ट्रीज का हो, तो इनकी रूट जब ड्राई सीजन पे होता है और यहाँ पर जैसे पेड़ होते हैं ना, तो इनके क्या होते हैं इनकी चीजें कि ये उतने ही नीचे लंबाई में जाएंगे और नीचे जाने के बाद उतना ही ज्यादा ये क्या करते हैं, रूट नीचे जाएगी जिससे पानी को ऑब्जर्व कर सकते नीचे से। तो इसकी वजह से कभी कभी ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो भी डाउन होने लगता है। ये ऊपर जाता है लेकिन ये डाउन भी होता है। तो यहाँ पर हम इसे ये भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यों बॉटल नेक क्यों है और कैसे इनकी रूट कैसी होती है। तो इस ट्रीज की अगर बात करें, ग्रास की बात करें, तो इनकी लॉन्ग रूट होती हैं। क्या होती हैं? लॉन्ग रूट, जड़ें लंबी होती हैं। किसके लिए, किस चीज की वजह से? टू स्टोर वाटर, कि स्टोर कर सके, वाटर को स्टोर कर सके, वाटर को स्टोर कर सके। वाटर जब स्टोर हो जाएगा ड्राई पीरियड में, किस लिए? रिमेन डोरमेंट इन ड्राई पीरियड, की जिससे कि ड्राई पीरियड में अपने आप को बचा के रखे। जैसे ऊंट होता है ना कि पानी मिल जाएगा तो फिर कई दिनों के लिए वो ऐसे ही रहता है कि उसे चलो पानी मिल गया ठीक है और चलता जाएगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। उसमें जैसे कहीं गया, काफी दूर टाइम है, पानी नहीं मिल रहा, तो वो अपने अंदर भर लेता है पानी और वो काफी दिन तक चलता है। तो ये जब भी कभी ऐसे एरिया में जाते हैं, वैसे चाहे पेड़ हो चाहे वहां का एनिमल हो, वो सारे वैसे ही टाइप के हो जाते हैं मैक्सिमम। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में अगर हम इसकी देखें, बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर काफी पेड़ ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, मिलते हैं आपको। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कैसे, जैसे माली, मुल्गा, ये यहाँ के ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं जिनमें ऐसी होती हैं चीजें पाई जाती हैं। तो इन ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें, नंबर 1 इज माले, नंबर 2 अगर पेड़ की बात करें मुल्गा, ये सारे मुल्गा। नंबर 3 इज, आप इसमें कर सकते हैं कि स्पिनिफेक्स, स्पिनिफिक्स ग्रासेस है तो वो भी है। ग्रासेस, इस टाइप की यहां पर ग्रासेस से चीजें हमारी मिलती रहती हैं, यहां पर दिखती रहती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम यहां पर बोल सकते हैं, इन्हें हम यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें चर्चा करते हैं आगे की कि क्या ऐसा, क्या ग्रास में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कुछ और भी इसकी क्वालिटीज है, कैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कैसे कहते हैं। तो बेसिकली रीजन को हमारे देखना है, इसे लैटिट्यूड से के हिसाब से डिवाइड करते जाना, छोड़ना नहीं है। अब इस ग्रासलैंड में ये है कि यहाँ पर ट्राइब्स भी रहती हैं कुछ, क्योंकि देखो जहां पर तो वो ज्यादा वाटर, वेटलैंड में तो हैबिटेट के लिए नुकसान है, बट जहां पर ऐसा ड्राई और वेट दोनों है, वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर हैबिटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ट्राइब्स कुछ मिलती हैं, जैसे केन्या की ट्राइब्स हो, यहाँ पर 2-3 टाइप की, नाइजीरिया की ट्राइब्स है अफ्रीका में, जो इस एरिया पे ट्राइब्स मिलती हैं, जो जानवर पालती भी हैं, जो जानवर को चराने भी जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ट्राइब्स होती थी पहले, तो यहाँ पर भी एक इस तरीके की जो ट्राइब्स होती थी पहले, उनको हम यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, उनको हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है,
अगर हम इस ट्राइब्स की बात करते हैं कि ट्राइब्स जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती थी यहाँ पर, अगर हम इसकी बात कर लें, जनजातियों की बात कर लें कैसे कैसे पाई जाती थी, तो एक पहली ट्राइब्स जो मिली यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो उस टाइम पे रही होगी या अभी भी रहती है, ये ऐसा नहीं कुछ टाइम से, शुरुआती दौर से यहाँ पर और जंगलों के बीच रहती थी। अक्सर ट्राइब्स जो है अब छत्तीसगढ़ चाहे जहाँ भी अपने यहाँ भी फॉरेस्ट में व्हेन एवर यू गो टू सी द फॉरेस्ट एंड तो यू विल फाइंड कि ट्राइब्स विल बी देयर, तो वहाँ पर ट्राइब्स होगी, वहाँ पर सारे होंगे। तो ट्राइब्स यहाँ मसाई ट्राइब्स मिलती हैं। मसाई ट्राइब्स केन्या की है। कौन सी ट्राइब्स? मसाई। ये मसाई ट्राइब्स ये केन्या की है बेसिकली। ये कहां की ट्राइब्स है? केन्या की ट्राइब्स है। ये पैस्टोरलिस्ट है, इसमें कह सकते हैं जानवरों को चराने वाली भी है। दूसरा है आपकी जो नाइजीरिया की दो ट्राइब्स हैं जो यहां रहती थी, एक हौसा, एक हौसा नाम से, दूसरी है आइबो ट्राइब्स। ये दो ट्राइब्स हैं जो नाइजीरिया की हैं। आइबो ये कहां की है? नाइजीरिया की है। नाइजीरिया, तो ये यहाँ की ट्राइब्स है। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में, कई बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है, इस चीज को लेकर कि ये कैसे कैसे ट्राइब्स हैं जो यहाँ से आते हैं। प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेटिक ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पर रेनफॉल क्या थ्रू आउट ईयर आता है? नो, थ्रू आउट ईयर नहीं आता है, यहाँ पर कभी आता है कभी नहीं आता है। इस चीज को भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम दूसरी चीज भी है कि क्या यहाँ एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई रीजन है या फिर ड्राई एंड वेट सीजन है। तो आपने मालूम है कि डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, ये मैंने पहले बताया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको बता सकते हैं, इसको आप समझा सकते हैं इजीली तरीके से, आप इसे बता सकते हैं। ड्राई एंड वेट रीजन होगा इसका, और इसमें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड पे आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड में अगर हम आ जाएं तो टेम्परेट ग्रासलैंड में कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर एक स्टेट पर, हर एक जगह पर इसको अलग अलग तरीके से देखा गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से दिखाऊं आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा आपको ना हर जगह की अलग अलग ग्रासलैंड दिखाई देगी, नजर आएगी इसमें। अगर हम इस पिक्चर के हिसाब से देखें यहां पर, तो आपको दो तीन चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। नंबर वन क्या है? आप इसमें अगर चले हम नॉर्थ अमेरिका की बात, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरेशिया है, और इधर का पार्ट यूरोप है, इधर यूरेशिया, ये एशिया और यूरेशिया, ये एशिया है पूरा, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सभी की बात में अलग अलग जगह कहाँ कहाँ क्या मिले। नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो यहाँ पर प्रेरी मिलेगी। यहाँ पर जो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड वो भी कहलाती है टेम्परेट ग्रास, यहाँ पर प्रेरीज बोलते हैं। कौन सी आएगी? जो आपको ग्रासलैंड यहाँ पर नजर आएंगी वो है प्रेरीज। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से लिखें, प्रेरीज। ये आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। अगर यहीं साउथ अमेरिका में आ जाए तो इसका यहीं पर जो इसी टाइम ये इस एरिया पर जो चाहे एक नदन पार्ट हो जाएगा, एक सदन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर निकला ना यहाँ से। तो इक्वेटर के इस ऊपर वाले पार्ट में कैसे कैसे मिलेंगी, नीचे वाले पार्ट में कैसे कैसे मिलेंगी, इसका डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, पप्पू सिंह, गुड इवनिंग। तो चलिए, तो यहां पर पंपास बोलते हैं साउथ अमेरिका में, इसका नाम, ये साउथ अमेरिका, यहां पर क्या हो जाएगा? पंपास, पंपास ग्रासलैंड इट इज कॉल्ड। इसी के बाद साउथ अमेरिका हो गया। अगर सेंट्रल एशिया पे चले जाएं, सेंट्रल एशिया इस वाले एरिया पे,
यहां पर ये स्टेपी कहलाएगा, स्टेपी सेंट्रल एशिया आ गया। बल्कि हमारे इंडिया में भी स्टेपी मिलता है, ऐसा नहीं कि स्टेपी अपने इंडिया में नहीं, इंडिया में भी है स्टेपी है। यही अफ्रीका में चले जाएं तो अफ्रीका में इसको जो ये वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, यहां बोलते हैं वेल्ड, सॉरी ग्रास। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में यहां डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में डाउन्स बोलते हैं। इन सभी के टेम्परेट ग्रासलैंड के, अंशिका यादव, गुड इवनिंग अंशिका। तो इसमें जैसे जैसे हम अलग अलग कंट्रीज पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर कह सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नेम हैं। नॉर्थ अमेरिका दैट इज कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड इज कॉल्ड प्रेरीज, एंड इन साउथ अमेरिका इट इज कॉल्ड पम्पास, एंड इन सेंट्रल एशिया इट इज कॉल्ड स्टेपी एंड वेल्ट इन द अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा डाउन्स। ये इसके नेम है, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नेम है, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें कई सारी चीजों को लेकर, इसमें आप मैप के अकॉर्डिंग अपने मैप में भी देख सकते हैं। अब ये मैप कहां का है, टेम्परेट, यानी 30 to 40 डिग्री से लेकर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो वो टेम्परेट वाला रीजन है। इस एरिया पर 40 डिग्री, अबव 40 डिग्री तो 60 डिग्री के बीच की बात चल रही है, ठीक है। तो वहां के ग्रासलैंड की बात हो रही है। टेम्परेट ग्रासलैंड में एक इसका सबसे बड़ा क्या है, रीजन क्या है, ये कूलर एंड वेटर देन सवाना। सवाना से ज्यादा ये वेटर होता है, यानी यहां पर घास जो होती है हमारी ज्यादा हरी होती है, वेट होती है, और ये कूलर होती है, ठंडी होती है। लेकिन इस एरिया पर कौन सी हवाएं चलती है जिसकी वजह से घास बनती है, जहां से वेट मिलता है, इसको पानी मिलता है, रेनफॉल होता है, दैट इज वेस्टलीज। क्योंकि आप देखिए वेस्टलीज मैं क्यों कह रहा हूं, रीजन है इसके पीछे, वेस्टलीज आएगा। एरिस लर्नर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अब यहां पर ये क्यों है ऐसा, अब इसके भी ध्यान से समझना। मैंने कल बताया कि हम इस चीज को थोड़ा सा इससे जरूर समझना हमारा जरूरी है। देखो इस एरिया पर ये आपका ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल जोन है, राइट, और ये टेम्परेट जोन है। अब यहां पर जो हवाएं चल रही है ईस्टर्लीज है। ये कैसी है, ईस्टर्लीज। सो इस वजह से यहां पर आपको डिजर्ट्स मिलते हैं इस एरिया पर और इस एरिया पर। अब आती बात टेम्परेट की, टेम्परेट ग्रासलैंड यहां पर, तो वेस्टली यहां पर कैसी हवा चलती है, ऐसे। तो जो इधर से हवाएं चल रही हैं ये कहलाती है वेस्टलीज, जो वेस्ट टू ईस्ट चले वेस्टलीज, और जो ईस्ट टू वेस्ट चले वो ईस्टलीज। ये नीचे वाली ईस्टलीज ट्रेड विंड्स भी कहते हैं इनको, ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। और ये पोलार ईस्टर्लीज विंड हो जाती है, यहां पर, यहां ईस्टर्लीज और इधर भी ईस्टर्लीज हो जाएगा, इस एरिया पर भी क्या हो जाएगा, ईस्टर्लीज हो जाएगी। तो जो ईस्टर्लीज विंड्स हैं इनकी डिस्कस कर रहे हैं हम, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा ईस्टर्लीज विंड इसमें काम करती है, ध्यान समझ आ जाना चाहिए। तो अंडर द ये लेकिन कूलर होती हैं, और कैसे कूलर के साथ साथ ये कैसी हैं कि हमारी एक इसमें ये कह सकते हैं कि ये हमारी कैसे एक जो आपकी सवाना है उससे ज्यादा ठंडी होती है, उससे ज्यादा यहाँ पर वेट होती है, ठीक है। बट इसे हम कह सकते हैं कि परफेक्ट ग्रासलैंड तो है ये, बट ये परफेक्ट वो नहीं है। यहां पर ट्रीज नहीं ज्यादा मिलते हैं, यहां पर ग्रासलैंड बहुत मिलता है। अगर इस ग्रासलैंड के बीच में अगर ट्रीज ढूंढने को मिलेगा ना तो मुझे लगता है इक्का दुक्का रेयर मिल जाए तो बात मिल जाए, अदरवाइज इस एरिया पे ना हमें ग्रासलैंड ज्यादा मिलता है, यानी कह सकते परफेक्ट ग्रासलैंड इज देयर। क्या है, परफेक्ट ग्रासलैंड यहां मिलेगा, बट नो ट्रीज। यहां पर क्या ट्रीज नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा बैठ जा रहा हूं, बट एक दो दिन में मैं खड़े होके ही करूंगा, अभी थोड़ा सा इसको देखते जाना है ना। यहां पर ट्रीज नहीं है, यहां पर ग्रासलैंड ज्यादा है, वेस्टलीज विंड्स ज्यादा है। और इस ग्रासलैंड में इसलिए इसको कहते हैं यहां की जो ग्रास है ना जानवरों के लिए,
वो बड़ा न्यूट्रिशंस होता है। जैसे कि आदमी के लिए ना कुछ जगह का खाना, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई ऑर्गेनिक खेती होती है, जैसे लक्षद्वीप है, सिक्किम है, यहाँ ऑर्गेनिक होने लगा। जो यहाँ का व्यक्ति होगा ना, वो बाकी पूरे हमारे देश के जितना भी कंट्री में लोग रह रहे हैं, जिस स्टेट में, उस स्टेट से उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वहां न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि अब उसमें कुछ फर्टिलाइजर पड़ ही नहीं रहा। सिक्किम में है, आपके लक्षद्वीप में है, बाकी कंट्री तो अभी बनी नहीं है। तो हम अगर इसकी बात कर लें, डिस्कस कर लें इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिशन फुल तरीके से पोषक युक्त यहाँ पर घास मिलती है। न्यूट्रिशन इसमें बहुत अच्छा है, यानी वेरी न्यूट्रिशियस ग्रास है ये। कैसी है? न्यूट्रिशियस ग्रास, न्यूट्रिशियस ग्रास है, यहाँ पर बहुत भरपूर है। जो इसमें चाहिए, जो चीजें मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो इसे हम न्यूट्रिशियस ग्रास के रूप में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग फार्मिंग भी होती है। ये तो अभी हो गई ग्रास की बात, कि कैसे कैसे टेम्परेट ग्रास की बात हो जा रही है। अब अलग अलग जगह पर ग्रास, तो ऐसा नहीं कि ग्रास ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ यहाँ की एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का कल्टीवेशन भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिना अनाज खाए तो आदमी नहीं, केवल जानवरों के लिए तो घास नहीं हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ग्रासलैंड की, ग्रास के साथ साथ यहाँ पर फार्मिंग कैसी होती है, क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पर एक जो ट्रक फार्मिंग आपने देखा होगा, ट्रक फार्मिंग ग्रासलैंड में अक्सर कन्वर्ट करती है एग्रीकल्चर में। यानी आप इसमें यह कह सकते हैं कि अगर हम ग्रासलैंड को अगर एग्रीकल्चर में चेंज करना है, तो हम इसमें कन्वर्ट भी एग्रीकल्चर में इसको ट्रक फार्मिंग के थ्रू इसको हम ला सकते हैं, मशीनरी यूज करके। अब ट्रक फार्मिंग देखने के लिए आपको फिर से एक बार इसमें चलना होगा। किस पे? इस पे देखना होगा। अब आप इसको देखिए, यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड आपको नजर आएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड इंटायरली कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, इसे हम पूरी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। और ये अक्सर ट्रक फार्मिंग जो होती है, प्रेरीज, प्रेरीज कहां का था? नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही थी। प्रेरीज कहां की है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज है, उसको हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट करके पूरी तरीके से किसमें? एग्रीकल्चर में ले आए। जो एग्रीकल्चर में लेकर आए कन्वर्ट करके, द टेक्निक इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग, ये ट्रक फार्मिंग कहलाती। और ट्रक फार्मिंग जो है, इसमें क्या है कि ट्रक फार्मिंग होती कैसे कि लार्ज एकर्स जो है आपके फार्म लैंड्स हैं, जो लैंड बनाई गई है, इनमें खेती करना। आप देखो यहाँ भी ट्रैक्टर चल रहा होगा, सभी जगह बढ़िया से खेती हो रही है, ग्रास के बीच में अपनी खेती लाई जा रही है। तो यहाँ पर यह है कि प्रेरीज में ट्रक फार्मिंग होती है। यहाँ पर बहुत एकड़ में फार्मलैंड जो पड़ी हुई है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीनरी यूज की जा रही है इसके लिए, और इसे पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। बट इसके लिए मशीनरी क्या यूज करते हैं, इसके लिए टेक्निक क्या यूज करते हैं? मशीनरी यूज करते हैं और ट्रक फार्मिंग फॉर्मूला अपनाते हैं। ठीक है, जिससे हम पूरी तरीके से ग्रासलैंड को हटाकर एग्रीकल्चर लैंड में चेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम इसमें, तो फिर से इसमें थोड़ा सा वापस चलेंगे, इस चीज को देखेंगे।
तो ये आपको यहाँ से एक चीज को समझ आया कि कैसे कैसे इस एरिया पर ट्रक फार्मिंग होगी, इसे वेस्टलीज से आएगा, और सॉरी नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही, नॉर्थ अमेरिका भी ऊपर वाले पार्ट पे आता है, तो ये भी हमारा इस वाले टेम्परेट वाले जोन पे आता है। टेम्परेट ग्रासलैंड में हमारे क्या है, ट्रक फार्मिंग होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड में अलग अलग जगह पर अलग है। वेस्टलीज अंडर वेस्टलीज विंड्स के अंदर होता है, यहाँ पर यही वेट लेके आते हैं, यही रेनफॉल लेके आती है। और जब वेस्टलीज चलेंगे ना तो यहाँ वेट फैलाएगी, लेकिन अगर ईस्टलीज वाले कोस्टल एरिया पे देखेंगे तो यहाँ पर ड्राई रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ की फार्मिंग की देखा जाए कितना प्रोडक्शन है, तो हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन यहाँ पर है। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है इस एरिया पर, तो यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी है। क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन। अब यही पर अभी हम पहले, इसके पहले कल क्या देख रहे थे, यस्टरडे हमने क्या डिस्कस किया था, क्या हमने डिस्कस किया था, क्या चीज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स की। वहां पर क्या था कि पॉवर्टी ज्यादा थी। पॉवर्टी हुआ है, रीजन इज डिजर्ट्स, कि डिजर्ट्स में पैदावार कम होती है, तो वहां पॉवर्टी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें यहां पर आ जा रही हैं। तो वही चीज यहां से समझने का ट्राई करना है, इस चीज को देखने का समझना है। समझेंगे, देखेंगे तो हमें हर चीज क्लियर होती जाएगी। लेकिन लैटिट्यूड के थ्रू देखेंगे तभी मजा आएगा इसका, अदरवाइज इसमें मजा कमी आता है इसका। ये देख लो आप। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से इसमें फसलें होती हैं, कैसी कैसी फसल। नॉर्थ अमेरिका की जैसे मैंने बताया, तो इसमें कल्टीवेशन तो हो रहा है और इसमें फार्मिंग भी हो रही है, लेकिन ट्रक फार्मिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर फार्मिंग की जा रही है तो किस चीज का सबसे ज्यादा यहाँ पर फार्मिंग हो रही है, क्या क्या यहाँ पर चीजें लाई जा रही हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो फार्मिंग हुई है, जो चेंज की जा रही है, वो आप यहां से थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा वीट, गेहूं, वीट की खेती नंबर 1। सेकंड कॉटन, ठीक है। नंबर 3 मैज, मक्का। नंबर 4 यहां पर और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, तो वो है आपका ये सारे जो इस टाइप के जितने भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। वीट हो गया, जिसमें हमें बहुत ज्यादा किसकी रेनफॉल की नीड ना हो, बहुत ज्यादा रेनफॉल की क्या हो, नीड ना हो। टेम्परेचर कितना 20 to 30 डिग्री में हो जाए, 40 डिग्री मैक्सिमम अगर जाता है तब जाके कभी 35 पहुंचे, अगर 20 से 30 डिग्री बीच में रहेगा वो सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं। और यहाँ पर जो मक्का है ना, यहाँ हम लोग भुट्टा खाते हैं मकाई का, जानवरों को तो खिलाते ही नहीं कभी, लेकिन हम लोग बहुत खाते हैं इसको कि चलो भाई कर दो। और फिर ये दुकान वाले भी बड़े साड़े होते हैं, ये लोग इसको 50 रुपए का एक भुट्टा देते हैं कि जानते हैं कि खा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका में जाए ना, नॉर्थ अमेरिका में जानवरों के खाने के लिए पैदावार किया जाता है, इसे जानवर खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए पैदावार किया जाता है कि ये खाएं, प्रोटीन युक्त खाएंगे। इस वजह से प्रोटीन ये क्यों खिलाते हैं ज्यादा, अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि ये जानवरों को ये मक्का ही क्यों खिलाते हैं, मकाई क्यों खिलाते हैं, मैस क्यों खिलाते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जानवर इसे खाएगा तो मोटा हो जाएगा, जानवर खाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटा होगा, फैट आ जाएगा, उस पर फैट आएगा, तो भैया फैट आएगा तो फिर ये बिकेगा महंगा, मांस ज्यादा रहेगा, फिर मांस ये स्लॉटर हाउस में जाएगा, फिर वहां मांस खाया जाता है। ज्यादातर ये यहाँ पर एक लेक है जिसे बोलते हैं ग्रेट लेक रीजन, यहाँ पर लेक्स बहुत है जहां पर पैदा होती हैं, और वहां पर जानवर खिलाया जाता है, वो मोटा होता है। अब फैट उसमें जब ज्यादा आएगा, फैटिंग होगा, फैटनिंग के लिए करते हैं, फिर स्लॉटर हाउस में जाएगा तो महंगा। जैसे घर में आप देख लो, जिसका बकरा मोटा होगा, जिसका भैंसा मोटा होगा, वो महंगा बिकेगा क्योंकि उसका फैट ज्यादा, मांस ज्यादा है, तो ज्यादा लोग उसे खा सकेंगे। तो ये चीज है। अब गायों को यहाँ पर खिलाया जाता है, अपने यहाँ गौ माता है, लेकिन वहां पर गौ माता नहीं है, वहां पर सिर्फ बीफ खाने के लिए होता है, ठीक है। तो सभी जगह का अलग अलग फंडा है। तो यहाँ पर हमारी इसके लिए, एनिमल्स के लिए ये फैट बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम और भी चीजों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसी कैसी चीजों को। अब ये हो गया प्रेरीज की, नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगर प्रेरीज के बाद अगर चले तो हमने और भी डिस्कस किया था, और भी चीजों को लेकर हमने डिस्कस किया है, उस चीज को भी समझ लें कि कैसे कैसे चीजों को आगे बदला जा रहा है, अगली चीजों को कैसे आ रही हैं, कैसे बदली जा रही हैं, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट है स्टेपी। स्टेपी कहाँ? एशिया में पाई जाती है, सेंट्रल एशिया कह दें, एशिया में। स्टेपी ग्रासलैंड की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको, स्टेपी ग्रासलैंड भी इंडिया में भी है, स्टेपी ग्रासलैंड, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि केवल एशिया, एशिया क्योंकि इंडिया भी एशिया में तो आता है, तो एशिया में सारा, लेकिन उसमें कभी कभी अगर सेंट्रल एशिया भी कह दे, ना भी कुछ कहे, तब भी आ जाएगा, ठीक है। आपको मैप लेके बैठना है जिससे आपको आइडिया लगता जाए, ठीक है। ये स्टेपी ग्रासलैंड है, सेंट्रल एशिया की बात चल रही है इस पे, ठीक है। फिर पंपास पे आएंगे, सेंट्रल एशिया पे है, फिर पंपास पे आ जाएगा, फिर चीजें हम इसको देखते जाएंगे। अगर हम इसमें बात करते हैं कि हमारा कैसे इसके स्टेपी की बात करें, तो स्टेपी में हमारे कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ चीजें हमें देखते हैं, और कैसे कैसे इसका क्या यूज है, यहाँ पर कैसे कैसे एग्रीकल्चर कैसे होगा, क्या कल्टीवेशन है इसका, कौन सी फसलें होती हैं, इन चीज सभी जगह का एक अलग अलग है। तो अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये एक जगह है जो स्टेपी में देखा जाए, सेंट्रल एशिया में, जो सेंट्रल एशिया आपको दिख रहा है, एशिया पूरा ले लें खास करके, और फिर सेंट्रल एशिया में यहाँ पर चले जाएं। एक हंगरी कंट्री आपने देखी है, देखी कि नहीं देखी हंगरी कंट्री? हंगरी कंट्री में एक जगह है पुस्ताज। कौन सी जगह? पुस्ताज। हंगरी कंट्री, ध्यान समझना इस बात को, और फिर यहां से इस चीज को रिलेट कर पाना, वहां रिलेट कर पाओगे। तो हंगरी कंट्री, हंगरी में है पुस्ताज, ये हंगरी कंट्री की जगह है। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा, इसे हम पुस्ताज को बोलते हैं व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अब याद आ गया होगा ये, क्योंकि बहुत छोटे में पढ़ा जाता था कि ये गेहूं का कटोरा है विश्व के, ये चावल का कटोरा कहा जाता है इसको, विश्व की छत कही जाती है। जिन एरियो के नाम अलग अलग दिए जाते हैं उनके नाम है। तो यहाँ पर व्हीट है, यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इसे बोला है व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इसे कहा जाता है व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड इसका नाम दिया गया है, इसको बताया जाता है इस एरिया को, जहां स्टेपी है, यहाँ पर खेती गेहूं की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया। यहाँ पर जो अगर उसको कहें सॉइल कैसी मिलेगी, यहाँ पर सॉइल जो नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज था, वहां पर ब्लैक सॉइल भी थी, रिवर्स भी है, जिसकी वजह से वहां पर एल्विन सॉइल है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक अर्थ कहा जाता है, ब्लैक अर्थ क्योंकि यहाँ की सॉइल पूरी ब्लैक ज्यादा है। तो ब्लैक है जिसका मतलब यहाँ पर कॉटन भी होगा, सुगर केन भी होगा, शुगर बीट भी होगा, यानी चुकंदर की खेती भी अच्छी खासी होती है शुगर के लिए। वहीं से यहाँ हमारे यहाँ जैसे गन्ने से निकालते हैं ना शुगर, शक्कर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, वहां पर आपके चुकंदर से शुगर बनाई जाती है। तो यहाँ पर शुगर बीट की खेती भी होती है। शुगर बीट यहाँ पर ब्लैक अर्थ कही जाती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है, पूरी ब्लैक है, इसलिए ब्लैक सॉइल है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं यहाँ पर।
ऐसा नहीं कि यहाँ ब्लैक लोग हैं यहाँ के सारे तो इस वजह से ब्लैक कहा जाए, कुछ ऐसा कि यहाँ के लोग काले हों या इसकी वजह से, तो नहीं, अर्थ की केवल अर्थ की बात कही गई। इसका मतलब वहां पर जो मिट्टी है वो पूरी ब्लैक है। अब आते हैं पंपास पे। पंपास की पंपास के लिए अगर बात करें तो पंपास कहाँ है? पंपास मैंने बताया, शुरू में ही बता दिया था कि पंपास कहाँ पर। पंपास आपका जो है वो है आपका साउथ अमेरिका में, नीचे ये वाले पार्ट पे। पंपास कहां पर है? ये एरिया जो है पंपास का, ठीक है, यहां पंपास है बेटा। अब पंपास के साउथ अमेरिका में यहां पर भी लाइव स्टॉक रीचिंग है, रैंचिंग। यहां पर जानवरों के लिए ना, जो गाय भैंस जो भी पालते हैं उनके लिए खास करके इसमें किया जाता है। और यहां पर जो ग्रास मिलती है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, उस ग्रास का नाम है अल्फा अल्फा। यानी चाहे ऐसे बना लो, चाहे अल्फा अल्फा लिख लो, अल्फा 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 इसका नाम इस ग्रास का। बहुत न्यूट्रिशन इसमें, आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिशियस बहुत है इसमें प्रोटीन, ये जो इनके लिए जरूरत है पोषक तत्व, इसमें जितने भी जानवरों के लिए जरूरत है तो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। अक्सर ये अर्जेंटीना वाले पार्ट में, अर्जेंटीना जहां पर गेहूं, वहां भी बहुत पैदा। इस एरिया पे अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो इस एरिया पे अगर कल्टीवेशन की बात करते तो यहां पर इस एरिया में व्हीट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। किसका एक्सपोर्ट? व्हीट, यानी गेहूं की खेती ज्यादा होती होगी तभी तो व्हीट एक्सपोर्ट होता रहा। हम तभी एक्सपोर्ट करते हैं जब जिस चीज की ज्यादा सरप्लस अमाउंट में आने लगे। तो ये है। इसके साथ साथ आपका व्यूनोस एरिया, एरीज है एंड माउंटेन वीडियो है, यहाँ पर जगह है, वहां पर भी हमारे अगर उसमें देखेंगे साउथ अमेरिका में तो आपको 2-3 चीजें नजर आएंगी। नीचे साइड के पार्ट में देखिए इस वाले एरिया पर, यहाँ पर देखिएगा इस एरिया पर, अपने मैप में देखेंगे तो वहां पर आएगा। और इसके लिए यहाँ पर क्या है, एक जैसे व्यूनोस है, व्यूनोस जगह है, व्यूनोस है एंड व्यूनोस एरीज बोलते हैं। माउंट वीडियो भी बोलते हैं। एक जगह यहां पर है माउंट वीडियो, नीचे ही है बिल्कुल, इस एरिया पे जुड़ा हुआ है माउंट वीडियो। यहां पर भी गेहूं की खेती अच्छी खासी होती है और यहां पर जानवर बहुत पाले जाते हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि यहां पर एक तो गेहूं का तो होता है, साथ में लाइव स्टॉक रैंचिंग ज्यादा है। लाइव स्टॉक का मतलब यहां पर डेयरी बहुत ज्यादा है, यहां पर जानवर बहुत ज्यादा है, इनके लिए भी यहां पर रखे जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इसलिए रखा जाता है, भेड़ रखी जाती है ज्यादा, गाय रखी जाती है ज्यादा, कैटल्स हैं, आपकी गोट्स हैं एंड इसके सिप हैं, भेड़ है। तो यहां पर क्या है, मीट और डेयरी दोनों के लिए रखा, दोनों का एक्सपोर्ट होता है। यहां से मांस भी बहुत जाता है, दूध भी जाता है। तो यहां पर डेयरी के लिए और मीट के लिए, दोनों के लिए ये काम करता है। मीट एंड डेयरी, इन दोनों के लिए ये यहां पर पाली जाती है, यहां पर चीजें रखी जाती हैं। इसके साथ यहां पर ये तो हो गया हमारा पंपास की बात कर लें। अब हम आते हैं डाउन्स पे, ऑस्ट्रेलिया पे बात आ जाती है। अब ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे आ जाइए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी डाउन्स कहां मिलता है? इस एरिया पे, बिल्कुल नीचे साइड डाउन्स की मिलती है खेती। यहां पर भी सीप रेयरिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपका न्यूजीलैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है, ये बेसिकली आइलैंड है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सबसे ज्यादा सीप रेयरिंग ज्यादा है, यानी भेड़ बकरियां ज्यादा है, भेड़ ज्यादा रखी जाती है। इसके दो चीजें हैं भेड़ के लिए। भेड़ के लिए किस लिए दोनों चीज ज्यादा जरूरी है? क्योंकि एक तो इससे ऊन बनता है जिससे आपके कपड़े गर्म बनते हैं, उसके लिए भेड़ रखी जाती है। दूसरा मीट के लिए भी है, दोनों चीज के लिए। न्यूजीलैंड है तो यहां पर एक जो जगह का नाम है जहां पर आप कह सकते हैं जहां पर सीप रेयरिंग है, उसमें जहां पर पाले जाते हैं, उस प्लेन में जहां पर उन्हें मैदान है जहां पर चराया जाता है, ग्रास लाई जाती है, उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटरबरी प्लेन। क्या बोल, सेंटरबरी प्लेन। तो यहां पर दोनों चीजों को दे, सेफ रेयरिंग मैंने बताया, सीप रेयरिंग है, यहां पर मीट के लिए भी रखा जाता है और ऊन के लिए भी रखा जाता है। और इसके बाद आपका आता है वेल्ट, अफ्रीका वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आप देखिए, अब इस वाले पार्ट को देखना है, अफ्रीका को देखना है। अफ्रीका का नीचे वाला जो पार्ट है, मैंने बताया कि यहां पर वेल्ट है। वेल्ट यानी डच वर्ड है बेसिकली, ये वेल्ट जो आपको वेल्ट ग्रास है, डच वर्ड बोला जाता है, डच से लिया गया है ये वर्ड, वहां से लिया गया है। और ये हमारा अक्सर ऑरेंज रिवर के किनारे का जो एरिया है, लिम्पोपो ऑरेंज, आपको दो रिवर्स यहां मिलेंगी, लिम्पोपो और ऑरेंज मिलेंगी यहां पर। तो जो लिम्पोपो ऑरेंज एरिया के आसपास का एरिया है, ठीक है, इसके आसपास का एरिया है, दैट इज कॉल्ड वेल्ट,
ग्रासलैंड, ये एक बेल्ट ग्रासलैंड बोलते हैं इसको, विल्ट ग्रासलैंड है। यहां पर इन दोनों रिवर के किनारे पर पाया जाता है। यहां पर भी दो तरीके के जानवर मिलते हैं सबसे ज्यादा, एक तो भेड़ यहां पर भी पाली जाती है और साथ ही साथ अगोरा गोट पाई जाती है, सीप एंड अगोरा गोट, अगोरा बकरी, ये दो यहां पर मिलती हैं और इस एरिया पे, ये सबसे इस किनारे पर है, ध्यान समझना, इस किनारे पर आपको सबसे ज्यादा मिलती हैं डाउन। यहीं पर ऑरेंज रिवर ऐसे गई हुई है, अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे ऑरेंज रिवर जाएगी और आपकी दूसरी रिवर जो है लिम्पोपो, वो आपको यहां से नजर आती हुई नजर आएगी। तो यहां पर ये चीजें आपको दिखाई देती हैं। वेल्ट और सीप रेयरिंग की यहां पर बात करें तो ये हमारा यहां पर आ जाता है। इसके लिए यहां पर गोट है और इसमें वूल प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ मीट प्रोडक्शन होता है, मीट के लिए भी कहा जाता है उसका, इसके लिए भी बोला जाता है, वूल प्रोडक्शन और मीट दोनों के लिए यहां पर रखी जाती हैं चीजें। ठीक है, अब चलते हैं ट्रॉपिकल मानसून की बात करते हैं। अब ट्रॉपिकल मानसून की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भी हम मैप के थ्रू ही देखने का ट्राई करेंगे और मैप के थ्रू ही देखेंगे, ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल एरिया तो जानते हैं ना, तो मानसून इजी रहेगा समझने में। अगर ट्रॉपिकल मानसून की बात करेंगे तो अगर आप ये जानते हैं तो इससे आपको इजी रहेगा समझना, इसके लिए बेटर रहेगा। ये आप देखिए इसको, ट्रॉपिकल मानसून की चर्चा करते हैं यहां पर। ट्रॉपिकल अगर मानसून की हम डिस्कस करें कि ट्रॉपिकल मानसून, पहले तो ये देखिए किस एरिया में आ रहा है, कौन से लैटिट्यूड पे आता है, कैसे है, कहां कहां बन रहा है। तो आप ट्रॉपिकल एरिया पहले देख लो। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा, इक्वेटर के इधर और इक्वेटर के उधर, कहां तक 30 डिग्री तक मैक्सिमम लेके चल सकते हैं हम इसको। वैसे 20.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 20.5 डिग्री, 23.5 डिग्री सदर्न, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, दोनों पे होता है। अगर हम इसमें बात कर लें कि इसके अकॉर्डिंग, तो आपको इसके इक्वेटर के ऊपर जाएंगे 23.5 और नीचे भी आएंगे 23.5, तो ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया आ जाएगा। इस ट्रॉपिकल के यहाँ का मानसून देखा जाए कि मानसून कैसा है, और मैंने बताया था ट्रॉपिकल जो जोन है, ट्रॉपिकल जोन इज वार्मर देन इक्वेटर बिकॉज ऑफ इन इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या डेली रेनफॉल होता है, इसकी वजह से वहां ठंडा भी होता है, यहां पर ठंडा नहीं होता। इसलिए कुछ एरिया देखेंगे जिसमें से हमारा इंडिया भी इसका पार्ट है, गल्फ एरिया भी इसमें आता है, कुछ अफ्रीका के भी पार्ट आते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट आता है, इसमें सभी पार्ट्स आते हैं। तो मानसून में हम उसको इजी हो जाएगा समझना। अब अपने मैप में आप खोलिए और मैप में देखने का ट्राई करिए कि कैसे क्या इसमें बन रहा है, कहां कहां आ रहा है। आपको नजर आएगा इंडिया, इंडिया तो है कि नहीं, इंडिया में आप देख लो, इंडिया में एक कर्क रेखा गई हुई है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है तो कम अंडर द, किसके अंदर में आता है, कम्स अंडर द ट्रॉपिकल रीजन, वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आ रहा है। तो ये इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारी कंट्रीज के नाम है इसमें, आप देख लेंगे, इसमें समझ लेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या है, नंबर 1 इज इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया एंड म्यांमार, लाओस और नदन कह सकते हैं टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर नीचे चले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट इसमें आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें दिखाई देगी। इसके साथ साथ ईस्टर्न ब्राजील, ईस्टर्न ब्राजील भी पार्ट इसमें आया, क्योंकि ईस्टर्न ब्राजील क्या है इसमें, अगर हम इसमें थोड़ा सा इसमें जाएं तो यहां से आप देखो इक्वाडोर से होते हुए आपकी क्या है, इक्वेटर लाइन गई हुई है, तो इसके नीचे का भी पार्ट तो हमारे आएगा ना उसमें भाई, ये भी तो इक्वेटो ट्रॉपिकल वाला रीजन है, तो इसका ईस्टर्न ब्राजील भी इसके उसमें आएगा, गल्फ ऑफ गियाना कोस्ट भी आ जाएगा और अफ्रीका का भी पार्ट आएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये नीचे वाला पार्ट भी आपका ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। तो सारे ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं। अब ये सारे ट्रॉपिकल रीजन में है तो ये यहाँ का मानसून आपको मालूम है कि यहाँ पर थोड़ा बारिश कम होती है, बारिश होती है लेकिन कम होती है, जो कि एरिया जो उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, जितना आप उसके नजदीक जाएंगे किसी इक्वेटर के तो वहां बारिश ज्यादा होती चली जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा हवाओं का, सूर्यों का
फेरबदल होगा, थोड़ा आपको नजर ऐसा आएगा। तो अगर ट्रेड विंड्स यहाँ काम करती हैं ट्रॉपिकल रीजन पे, क्या कौन सी काम करती हैं? ट्रेड विंड्स काम करती हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ये आपको समझ आ रहा होगा। और खास करके जब सीजन रिवर्सल विंड हो रहा हो उस टाइम पर भी यहाँ पर ट्रेड विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड जो थ्रू आउट ईयर चलती हैं तो घूमती हैं, तो उनका भी रिवर्स होता है। जब यहाँ होता है सूर्य के इस तरफ होता है अर्थ, तो दूसरा टाइप का होता है, जब इस तरफ जाता है तो दूसरे टाइप का हो जाता है। तो ये सारे टाइप के यहाँ पर दिखा है। ड्यूरिंग समर में अगर देखा जाए तो ऐसा फील होता है, इट सीम्स कि सन मूव नॉर्थवर्ड, उत्तर की तरफ घूम रहा है सन। सन नहीं घूमता बट अर्थ घूमती है, लेकिन ऐसा लगता है समर में कि ऐसा घूम रहा है। और यहां पर हमारा ITCZ ऑल्सो मूव्ड, मतलब ITCZ यानी आपका ये इक्वेटर को ऐसा लग रहा है ये भी मूव कर रहा है। और इसलिए से इस प्रकार इसमें कह सकते हैं दस एंटायर विंड सिस्टम शिफ्ट नॉर्थवर्ड। तो पूरा विंड सिस्टम जो है नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, और नॉर्थवर्ड में जब शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा क्या है कि यहाँ का मानसून चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये चीज आ जाएगी। इसके साथ यहां पर ट्रॉपिकल मानसून में एक चीज ये भी है कि जो हमारा मानसून है ये रीजन जो है अंडर नदर्न ट्रेड विंड्स के अंडर में आता है। कम अंडर द सदर्न ट्रेड विंड्स एंड नदर्न ट्रेड विंड्स, दोनों उसी के अंडर में आएगा। जिसमें मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स, बिकॉज इक्वेटर से ट्रॉपिकल जोन के बीच में जो विंड्स चलती हैं दे आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, एंड ये कन्वर्जेंस भी करती है एक दूसरे से। दैट्स व्हाई इक्वेटर इज कॉल्ड ITCZ ऑल्सो, तो ITCZ भी कहते हैं। तो नदर्न ट्रेड विंड्स जो होती हैं ब्लो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करेंगी, और सदर्न में होंगी साउथ टू नॉर्थ ट्रेड विंड करेंगी, घूमेंगी। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे विंड्स का रिवर्सल हो रहा हो, दोनों एक दूसरे से वापस आ रही हो, रिवर्स हो रही हो, ऐसा हमें फील होने लगता है, ऐसा हमें दिखने लगता है यहाँ पर। तो हम इस चीज को भी यहाँ से हम देख सकते हैं, इस चीज को भी यहाँ से समझ सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें अगर हम ट्रॉपिकल मानसून में अगर हम ये देखेंगे डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर यस, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, रेनफॉल इन कन्फाइंड टू 4 मंथ के लिए यहाँ पर रेनफॉल भी आता है। तो कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, कभी ड्रॉट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी फ्लड भी इस एरिया पे ज्यादा आ जाएगा। तो दोनों चीजें, फ्लड भी ज्यादा आएगा, ड्रॉट भी ज्यादा आएगा। तो ये भी हम चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा देख लें यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा समझने का ट्राई करें कि ड्रॉट इसका ये सवाना के जैसे थोड़ा सा, लेकिन बट बेटर देन द सवाना, सवाना से ज्यादा यहाँ वेट होगा, और लेकिन होता कुछ सिमिलर सवाना के टाइप का ही है। ठीक है, तो हम इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ट्रॉपिकल मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। कैसा फॉरेस्ट है यहाँ पर? डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेगा आपको। डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेगा, डिस्टिंक्ट ऑटम सीजन मिलेगा, जब आपका अर्थ मूव करके यहाँ पर आ जाए या फिर यहाँ पर आ जाए सन के, तो ऐसा हमें दिखाई देगा। और इस चीज को यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑटम सीजन जहाँ पर सेटिंग ऑफ द ट्रीज का, जहाँ पेड़ों का छाया दिखाई देती है, जहाँ पेड़ के पतझड़ होने लगते हैं, वो टाइम है। जैसे आप आजकल देख लो कि पत्ते गिरने लगे हैं, पतझड़ आने लगा है, तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। और इस चीज को यहाँ पर हम कर सकते हैं। इंडिया में जैसे सब कॉन्टिनेंट में साल है, म्यांमार में टीक है, और टीक को ही साल बोलते हैं वैसे देखा जाए तो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी साल मिलता है, म्यांमार में इसी साल को टीक बोलते हैं। तो ये ऐसे पेड़ है जो ट्रॉपिकल मानसून का वो है। एग्रीकल्चर में अगर बात कर लें तो एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर अगर देखें हम तो एग्रीकल्चर में हाई प्रोडक्शन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ स्मॉल लैंड होल्डिंग है, हाई प्रोडक्टिविटी पर एकड़ है, पर पर्सन लो है बट एकड़ के हिसाब से हाई है इस एरिया पे। तो हम ये कह सकते हैं, बट ये डिजर्ट वाले एरिया पे नहीं, डिजर्ट एरिया से हटके मतलब इस साइड वाले पे पार्ट पे ज्यादा है। ठीक है, और जो यहाँ पर क्रॉप होती है वो है राइस, सुगर केन, राइस। अब यहाँ पर कहोगे कि सर बारिश कम होती है बट यहाँ वेट होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि ड्रॉट भी आता है, फ्लड भी आता है। तो राइस भी है, शुगर केन भी है, जूट है, कॉटन है, इंडिगो है, स्पाइसेस है। ठीक है, कॉटन, जूट, स्पाइसेस, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें भी इसमें आएंगी। इसके साथ यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून में कुछ चीजें और जो देखने लायक है वो ये है, ट्रॉपिकल मानसून में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पर झूम खेती जिसे बोलते हैं कि आज यहाँ खेती कर ली किसी। झूम खेती में होता क्या, जो ट्राइब्स है हमारे देश की वो ज्यादातर झूम खेती करती हैं। ठीक है,
जैसे मैं अगर कह दूं झूम खेती में कि जब तक आपकी इच्छा है, जब तक वो प्रोडक्टिविटी है, वहां पर फर्टिलाइजर यूज नहीं होता। जंगल में है, जंगल में क्या किया हमने कि जंगल साफ किया, काट डाले, जला दिए और वहां पर हमने खेती करना शुरू कर दिया। खेती करना शुरू किया, फिर जब फर्टिलिटी कम हो गई उसकी, तो फिर कैसा हो जाता है, उसका दिखता कैसा है, वो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर साफ हो गया, फिर इसके बाद जब प्रोडक्टिविटी खत्म तो यहाँ का छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा, ये आप इसको एक देख सकते हैं, ये है इसका एरिया। जैसे यहाँ के बीच में, जंगल के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या करने लगे, एग्रीकल्चर यहाँ करने शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर के बाद इसमें अच्छे से वो होने लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पैदावार, अब जब पैदावार घटने लगेगी, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, तो इस जगह छोड़ के दूसरी जगह, तो यहाँ पर एक फेवर में भी है, अगेंस्ट भी है। नुकसान ये है कि हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और नुकसान हो रहा है, और इतनी जल्दी ये होगा नहीं। फेवर में क्या है कि ये कटेंगे तो नए पेड़ निकल के आएंगे, फिर अपने टाइम पे वो भी बड़े हो जाएंगे। तो एक हमारा पेड़ों का जो दोबारा से उगना चाहिए था, जो पेड़ बूढ़े होते, वो दोबारा से फिर से वैसे का वैसा वहां पर हो रहा है। तो हम इस चीज को भी झूम कल्टीवेशन कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, और इसे हम कट करते हैं, बर्न करते हैं, फिर कल्टीवेट करते हैं, जिसकी वजह से बाद में खेती करते हैं। तो ये सारा चीज इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है, इसके फेवर में भी मैं आपको बताऊंगा और अनफेवर में बताऊंगा कि व्हेन सॉइल फर्टिलिटी बिगिंस टू डिक्लाइन, जैसे जैसे सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, वैसे वैसे लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे नई जगह पे पहुंच जाते हैं और इस जगह को जला देते हैं। सेम यही चीज ये कई सालों तक चलता है ऐसा, और ये फिर राउंड होके फिर वहीं पर कई सालों बाद आ जाते हैं, ऐसा होता है इसका। अगेंस्ट में देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, बारिश होगी तो यहाँ पर मिट्टी ज्यादा जाएगी, बहकर पानी में चली जाएगी, स्कार्सिटी बढ़ेगी और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। बट फेवर में अगर बात कर लें तो फेवर भी ऐसा नहीं कि फेवर नहीं है। और झूम खेती में एक ये है कि नेचुरल साइकिल में फॉरेस्ट रीजनरेशन हो जाता है, 6 से 10 साल लगते हैं, फिर से वैसा फॉरेस्ट बन जाता है, नया पेड़ आ जाता है, तो काफी दिनों तक रहेगा। तो एक ये चीज है। दूसरा हमारा एक जो टेम्परेरी लॉस हो रहा था, जो फॉरेस्ट वैसे भी खत्म हो रहा था, तो वहां खेती भी हो गई, दोबारा वो फिर नए पौधे आ जाएंगे तो लॉस नहीं होगा और फिर से नई चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पर केमिकल यूज नहीं हो रहा, तो इस मिट्टी का नुकसान ज्यादा भी नहीं है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स भी हो गए, पेस्टिसाइड यूज करते नहीं है, फर्टिलाइजर यूज करते नहीं, तो ये भी एक बेटर पार्ट है इसका। तो इसके फेवर में ये आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर जो आप इसमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, प्रोड्यूस पीपल सेटल्ड एग्रीकल्चर होता है, एक जगह दूसरा मोनोकल्चर है बेसिकली देखा जाए तो। यहाँ पर रबर की खेती, पाइनएप्पल की खेती है, प्लांटेशन होता है यहाँ पर, मोनोकल्चर जिसे हम बोल सकते हैं। पाइनएप्पल में भी ला सकते हैं इसको, और इसके प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, ऑयल फार्म प्लांटेशन, तो ऐसे टाइप के हम इसमें लाकर वैसे वाला हटाकर जो जंगली जो फॉरेस्ट के ओरिजिनल जो हमारे ट्रीज हैं उनको हटाकर ये इसको करते हैं, इसको मोनोकल्चर को लेके आते हैं। बट कुछ समय बाद जब नहीं होता तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल। जब हम बंद कर देते हैं तो नेचुरल फॉरेस्ट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज गुड थिंग कि नेचुरल में बार बार जा रहा है। अब डिफरेंट नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सभी जगह अलग अलग नेम है, अलग अलग कंट्री पे अलग अलग नाम है इसके। तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग नाम कैसे अलग अलग कंट्री पर, तो उसके डिस्कस करेंगे। कंट्री एंड नेम, ये झूम खेती के नेम है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्री। तो मलेशिया में दैट इज कॉल्ड लदांग, इन मलेशिया इट इज कॉल्ड लदांग, ठीक है। इसके बाद है म्यांमार, म्यांमार में से टोग्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोग्या। टोग्या, टोग्या है। थाईलैंड में तमराई बोलते हैं, और फिलीपाइन में कैनगिन बोलते हैं, जावा में हुमाह बोलते हैं, श्रीलंका में चेना बोलते हैं, अफ्रीका में मिल्पा बोलते हैं। तो आप इसके लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां से भी मैं लिख दे रहा हूं तो आप इसको भी कर सकते हैं। थाईलैंड में तरमई, और इसके बाद है आपका थाईलैंड। फिलीपाइन में अगर देखा जाए तो फिलीपाइन में कैनगिन, जावा, हुमा, फिलीपाइन, कैनगिन, जावा,
हुमा, जावा आपका, और इसमें श्रीलंका में चेना, अफ्रीका में मेल्पा, चेना और सॉरी श्रीलंका लिख लेना इसमें, अफ्रीका में इसे मेल्पा बोलते हैं, अफ्रीका। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, अलग अलग नाम आएंगे इसमें, अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हमने यहां तक। अब आते हैं मेटेरियन क्लाइमेट पे। मेटेरियन क्लाइमेट की अगर बात करते हैं, मेटेरियन क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करें हम, तो वो भी हमारा मेटेरियन क्लाइमेट है। और इसके बाद हम इसमें कई सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसमें हम समझ में आएगा मेटेरियन क्लाइमेट में, रीजन में, इसके साथ साथ चाइना टाइप, ये सारी चीज़ें, ब्रिटिश टाइप, लॉरेशियन टैगा, टुंड्रा, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है, तो हम इसमें देखेंगे। इक्वेटोरियल रीजन जैसे हमने पढ़ लिया है, और इसके साथ साथ हमने कॉन्टिनेंट डिजर्ट्स पढ़े, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ा, इसके साथ आप ट्रॉपिकल मानसून हमने पढ़ लिया। देन हमें अब चलना है, तो इसमें अलग अलग थोड़ा सा, जब हम इसमें जाएंगे तो एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा इसमें स्टार्ट करने से पहले कि जैसे हम मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे तो किस में आएगा, वेस्टर्न वार्म हमारा जो एरिया आता है, या ईस्टर्न वार्म आएगा। इस तरीके से हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करके इसको देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए मेटेरियन किसके अंदर में आएगा, उन चीजों को थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेना है। सबसे पहले चलेंगे हम इसमें वार्म टेम्परेचर वेस्टर्न रीजन। तो इसमें वार्म टेम्परेचर वेस्टर्न रीजन, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न रीजन कह सकते हैं, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, और फिर कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, फिर टैगा, टुंड्रा, ये तो आता ही था। फिर इन्हीं के अंदर आपको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इसी के अंदर, वेस्टर्न, ब्रिटिश टाइप, चाइना टाइप, ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो हम यहाँ से एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, नंबर 1, इसके अंदर हमारा मेटेरियन सी भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, नंबर 3, अब वार्म हो गया, अब कूल में आ जाते हैं, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। जो आगे का हम चेंज कर रहे हैं ना, वो इस हिसाब से चेंज करेंगे। फिर कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, क्योंकि अगर वेस्टर्न में ठंडा है तो इसमें भी आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों जगह ठंडा हो जाएगा, जहां भी जाएगा ठंडा ही मिलेगा हमें। तो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, फिर नीचे टैगा, टुंड्रा आपको दिखाई देंगे, नीचे 5th में आप टैगा, टुंड्रा, इसी में ब्रिटिश टाइप, ये सारे चाइना टाइप सारे देख लेंगे, टैगा एंड टुंड्रा। टुंड्रा इज द इन द पोलर रीजन यू विल फाइंड। सबसे पहले हम इसमें ऐसे देख रहे हैं, तो हम इन चीजों को भी यहां से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें सबसे पहले हम चलेंगे वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन पर, क्योंकि सबसे पहला यही है ना, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इसके अराउंड में आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी। तो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में अगर देखा जाए तो मेडिटेरियन क्लाइमेट इसमें आ जाता है, और इसके अराउंड ये कौन सा एरिया है, एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन सी के आसपास जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन क्लाइमेट। A Mediterranean climate which is under the warm temperate western margin, the warm temperate western margin के अंदर में आता है, और ये चीजें ऐसे हम देख सकते हैं इस पे। तो यहां से हम इस चीज को यहां से थोड़ा सा आपको यहां से मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा पिक्चर से ना, तो ज्यादा समझ आ जाएगा आपको।
मेटेरियन ना, मेटेरियन क्लाइमेट भी कह सकते हैं, मेटेरियन वैसे भी आप या फिर इसे हम वार्म वेस्टर्न भी ला सकते हैं, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ये सर्च में नहीं आ रहा क्या? नो तो हम इसको अब मेटेरियल सी इसमें देखते हैं। मेटेरियल सी की अगर बात करते हैं, मेटेरियल सी एक ये है मेटेरियल सी जो आपके अफ्रीका के इधर आता है और नॉर्थ अमेरिका के इधर आता है, दोनों पार्ट्स में मेटेरियल सी यहां पर अगर सी बहुत बड़ा है, इसके आसपास का एरिया कुछ पार्ट्स आपका नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सारा इसके अराउंड में आ जाएगा। अगर इस सभी अराउंड की बात कर लें तो अराउंड द मेडिटेरियन व्हाट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट, वेयर वी विल फाइंड मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। जो मेडिटेरियन सी है इसके आसपास का जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड, इसके आसपास का जो भी एरिया है ये एरिया ही क्या है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेडिटेरियन क्लाइमेट। एंड आपको बता दो मेडिटेरियन सी इज द पार्ट ऑफ द, किसका है, हमारे यहां भारत में कौन सा सी है जहां पर हिमालय है, टेथिस सी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द टेथिस सी का पार्ट है मेटेरियन। तो यहां पर मेटेरियन, इसके आसपास के अगर कंट्रीज की बात करें तो यहां पर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया, यूएसए, सेंट्रल चिली, साउथ अमेरिका, जो सेंट्रल चिली कहां पर है, साउथ अमेरिका पे है, और सदर्न टिप ऑफ द साउथ अफ्रीका, ये सारे आप पार्ट मिलेंगे। साउथ अफ्रीका का पार्ट मिला, यहां पर मिला, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट मिला, यहां पर आपको इसका पार्ट मिलेगा, चिले का सेंट्रल पार्ट। तो यहां पर सारा इसका पार्ट, नीचे वाला तो पेरू, ऊपर वाला चिले है, तो ये सारा पार्ट इसमें जितना भी आता है दैट इज कॉल्ड, यहां पर जो भी क्लाइमेट रीजन मिलेगा वो हमारा सारा का सारा यही पार्ट आएगा। कुछ ऐसा ही पार्ट यहां पर भी इसका दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो आपको कुछ ऐसा ही क्लाइमेट हमें इस एरिया पे भी नजर आता है। तो ये हमारा वेस्टर्न पार्ट में बेसिकली आ जाता है। अगर वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं, कहां से, वो सदर्न पार्ट में इक्वेटर के, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही सीन मिलेगा। तो इसको भी हम उसी, अगर सेम क्लाइमेट है दोनों जगह, तो हम इसको भी मेडिटेरियन क्लाइमेट में ही नाम दे देते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी नीचे वाला सदर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया दैट इज आल्सो कम अंडर द मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये भी मेडिटेरियन क्लाइमेट में आ जाता है। और इधर का पार्ट भी, चिली वाला नीचे वाला पार्ट है, ये भी हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट में आ जाता है। और ये भी इसका नीचे का पार्ट भी क्लाइमेट में, यहाँ भी क्लाइमेट में आ जाएगा। तो यहाँ तो मेडिटेरियन सी है ही है, लेकिन नीचे भी अगर सेम अगर क्लाइमेट मानसून नीचे है तो वो भी उसी का हिस्सा माना जाता है। सो दैट इज ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। इसके बाद हम इसमें अगर देखें मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में और डिस्कस करें, इसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया भी नाम ले सकते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर हमारे मेडिटेरियन सी, अब मेडिटेरियन सी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंड शिफ्टिंग, विंड बेल्ट की बात करें, समर में कैसा होगा, विंटर में कैसे होगा। और मेडिटेरियन सी का क्लाइमेट का सबसे अलग फंडा है, जब सब जगह ठंडी पड़ रही होगी, यहाँ पर सभी जगह बारिश नहीं होगी जिस सीजन में, उस सीजन में यहाँ बारिश होती है। इंडिया में ठंडी में कभी कभी बारिश देखी है, वो भी मेडिटेरियन क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट उसका रिस्पॉन्सिबल है। यानी कैसे, समर अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स नॉर्थ रीजन, ऐसा लगता है कि नॉर्थ रीजन में मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है सन, ठीक है, नॉर्थ रीजन की तरफ जा रहा है। कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कह सकते हैं, सो नॉर्थ ट्रेड विंड्स, और यहाँ पर रेन नहीं होती है। समर सीजन पे रेन नहीं, बाकी सभी जगह समर सीजन पे रेन होती है, बट यहाँ पर समर सीजन में रेन नहीं होती है। ऐसा लगता है कि हमारा सन उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और ये हमारा जो आपके यहाँ पर सो ट्रेड विंड है, नॉर्थ ट्रेड विंड, ये हमारी लेके नहीं आती फिर,
रेन लेके नहीं आएगी, ड्राई हो जाएगी, ऐसा हमें नजर आता है, दिखता है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमें सन कभी घूमता हुआ नजर आता है क्योंकि अर्थ घूम रही है, इस वजह से ऐसा नजर आता है। तो हमने इसको कहा विंटर में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि साउथ की तरफ सन मूव कर रहा है। और यहां पर भी क्या होता है, ये भी हमारा वेस्टलीज विंड यहां पर करती है, यहां पर आपका नॉर्थ विंड करेंगी, और जब ये विंटर सीजन आएगा तो वेस्टलीज विंड इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ये रेनफॉल लेके आती है, रेनफॉल लेके आएंगे, इसलिए कहते हैं कि विंटर में यहां रेनफॉल होता है, यहां उल्टा सीजन है वेस्टलीज विंड की वजह से। ठीक है, तो ये आपका यहां पर हम इस चीज को देख लेते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट में एक और चीज है, विंटर में यहां साइक्लोन रेन आती है, साइक्लोनिक रेन आती है। यहाँ पर विंटर में कैसे रेन होती है, ऐसे रेन नहीं डायरेक्टली, जब वेस्टलीज विंड आती है, वेस्टलीज विंड तेज भी चलती है, डिस्टर्बेंस बहुत लाती हैं, तो यहाँ पर साइक्लोन तैयार होते हैं। अटलांटिक ओशियन में सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है, साइक्लोनिक रेन इन अटलांटिक में मिलती है हमें। साइक्लोन्स यहाँ पर कैरी करते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टलीज जेट को भी कैरी करती है। जो इस एरिया पे साइक्लोन आता है ना, तो साइक्लोन पहले तो ये कहते हैं साइक्लोन रेन होती है, कहां पर, अटलांटिक में। कहां पर हो रही है, अटलांटिक में। लेकिन ये अटलांटिक में हो तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर ये साइक्लोन्स जो आएंगे, ये आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टलीज जेट को भी लेके आएंगे। अब क्योंकि वेस्टलीज विंड ही जेट में चेंज हो जाती है, तो वो जब स्पीड बढ़ जाए तो वही चीज नॉर्दर्न इंडिया में भी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि विंटर में हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर विंटर में रेन हो जाती है। ड्यूरिंग द विंटर नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर भी हमें ठंडी मिलती है। जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है ये, फिर तो जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है नॉर्दर्न इंडिया की तरफ मूव कर जाती हैं। जब इधर की मूव करेंगी तो हमें इंडिया में ठंडी में कहाँ मिलता है, इस एरिया पे हमें मिलता है। आप देखेंगे कश्मीर, ये नीचे का जैसे दिल्ली है, उत्तराखंड है, इधर पंजाब है, यहाँ पर बारिश होती है ठंडियों में। रीजन ये है कि वहां से वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, और इसके लिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट ये जब आती हैं, कैरी करती हैं साइक्लोन, उस टाइप की वजह से उस वजह से हमारे यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। ये इसका रीजन है इसमें। ठीक है, मेटेरियल में जो हमारे अगर पेड़ पौधों की बात करें, कैसे श्रब्स, बुशेस, स्कैटर्स, स्टंट ट्रीज मिलते हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे कि सूखी पत्ती, छोटे छोटे झाड़ियों टाइप के यहाँ मिलेंगे। नेचुरल ग्रास है यहाँ पर, वेरी वची कह सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर कैटल्स, यहाँ पर जानवरों को चरने के लिए ठीक नहीं है, बट होता है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, डेयरी ज्यादातर प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है, दूध घी बाहर से खरीदा जाता है, डेयरी के प्रोडक्ट्स सारे बाहर से लिए जाते हैं। साथ ही साथ लेकिन ये है, इस पार्ट मेटीरियल सी का जो इधर का पार्ट है, यहाँ पर इसे हम वो भी बोलते हैं, एक वर्ड है बहुत पहले एक न्यूज में भी आया था ये वर्ड, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं कहीं, तो मैं अभी आपको बताता हूं इसका, थोड़ा सा आपको। हिमांशु बता सकते हैं, हिमांशु अगर देख रहे हैं इसको, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। ये क्योंकि इधर सुरक्षा करता है, इधर पूरी तरीके से ना इसको सुरक्षा देता है ईस्ट में, तो इसे हम नाम देते हैं, कुछ नाम मुझे थोड़ा सा माइंड में है बट बाहर नहीं आ रहा, आ जाएगा बीच में, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लेवेंट, हाँ आ गया, लेवेंट। तो लेवेंट जो है ना, लेवेंट बोलते हैं कहीं कहीं, लेवेंट जो है, लेवेंट इसके ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी, दैट इज कॉल्ड लेवेंट। क्योंकि इधर ये बाउंड्री का काम करता है, इधर इसमें क्या है कि ज्यादा चीजें होती नहीं, ज्यादा चीज जाती नहीं इसमें। ठीक है, तो ये चीज आ जाता है, तो हम इसको इसमें बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर मेटीरियल जो वेजिटेशन है यहाँ का, तो यहाँ पर ट्रीज विदाउट सेड्स, यहाँ पर जो ट्रीज है विदाउट सेड है यहाँ पर, इस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको यहां पर ये नजर आएगा, ये जो ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जिसमें सेड ना हो, जिसमें छाया ना हो, बहुत कम होती छाया इसमें, स्टैंड मैसिव ट्रंक्स होते हैं, वाइड स्प्रेड रूट होती हैं, बहुत ज़्यादा रूट बड़ी होती हैं बिकॉज विंटर रेन की वजह से। और यहाँ पर आपके मॉइस्चर कंटेंट इसमें सफिशिएंट होता है, ज़्यादा नहीं होता मॉइस्चर, लेकिन रखती हैं जितना उन्हें ज़रूरत है उतना रहता है यहाँ पर मेटीरियल में। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पर रख सकते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है,
सीएम मोबाइल बॉक्सिंग। सर ट्रक फार्मिंग में और फैक्ट्री फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ट्रक फार्मिंग का मतलब ये है, फैक्ट्री फार्मिंग कहें ट्रक फार्मिंग कहें, इसमें दो चीजें हैं, इसमें ट्रक फार्मिंग और इसमें दोनों में मैं अंतर भी बता देता हूं, और इसके लिए भी ट्रक फार्मिंग और फैक्ट्री फार्मिंग आपने कब पूछा है, चले गए हो या नहीं? एक बार यस बोल दो तो फिर मैं समझाऊं तो आपको समझ आ जाए। अंशिका, इफ यू आर हियर so please say yes, so I will let you know what is the difference between truck farming and factory farming, okay? And then good evening Siom, mobile boxing unboxing, okay, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट नेम मेडिटेरियन वेजिटेशन के हर एक कंट्री में अलग अलग नाम आते हैं। अगर सदर्न फ्रांस में देखा जाए तो इसका नाम है मैक्विस, सदर्न फ्रांस में इसको मैक्विस बोलते हैं। सदर्न फ्रांस में इसे मैक्विस बोला जाता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट को। अगर इटली में इसे माचिया बोलते हैं, माचिया इटली में। कैलिफोर्निया में इसे चैपराल बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे मैली स्क्रब बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम दिए जाते हैं, इसके डिफरेंट नेम है अलग अलग कंट्री में। एग्रीकल्चर में यहां पर देखा जाए तो नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट कल्टीवेशन यूजिंग इरिगेशन नेटवर्क यहां पर बनाया जाता है, और व्हीट और बरले यानी जौ की खेती अच्छी होती है। और यहां पर सेफ कुकिंग ऑयल जो ऑलिव ऑयल है जिसे हम जैतून का तेल बोलते हैं, उसकी खेती अच्छी होती है यहाँ पर। तो हम इन चीजों को अब यहाँ रख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में ये है। और यहाँ पर साइट्रस फ्रूट प्लांटेशन ज्यादा होता है, जैसे कि जो खट्टी चीजें हैं, जैसे आंवला का खेती है, ऑरेंज की है, अंगूरों की खेती है, नींबू की खेती है, ऐसी खेती ज्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ का सबसे फेमस जो नेगेव डिजर्ट ऑफ इजराइल में जो होता है वो सबसे फेमस है जाफा ऑरेंज। जाफा ऑरेंज नाइजीरिया में कहें या फिर सॉरी इजराइल में देखें तो इजराइल में नागेव डिजर्ट कहाँ, इजराइल का है नागेव डिजर्ट। कल मैंने बोला था कि इसे पढ़ लेना। नागेव डिजर्ट में एक ऑरेंज होता है जिसका नाम है जाफा ऑरेंज, वो भी बड़ा खट्टा होता है। और कैलिफोर्निया में एक आता है सनकिस्ट ऑरेंज। तो सनकिस्ट ऑरेंज आप अगर देखेंगे तो ये कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ पर खट्टी चीजें ज्यादा पैदा होती हैं। अंगूर हो ले लो, जो भी चीज चाहो, अंगूर है, आंवला है, संतरे हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मौसमी, संतरा, जितनी भी खट्टी चीजें होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि इनकी रूट जो होती है ज्यादा लंबी होती नीचे तक, जिसकी वजह से इन्हें पानी मिल जाता है। ड्राई समर में ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसकी वजह से ड्राई रीजन पे ड्राई समर में सर्वाइव करते हैं, इसकी वजह से इनमें पैदावार होती रहती है। आंवले खेती देखो कि पहाड़ उसमें खुले में उसमें हो जाती है, सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें स्पेन में एक और ऑरेंज मिलता है जिसका नाम है सेविल्ले ऑरेंज। ऑरेंज, सेविली ऑरेंज। तो सेविली ऑरेंजेस हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो सभी जगह के अलग अलग ऑरेंज भी हैं जो यहाँ के फायदेमंद हैं। तो वर्टिकल्चर में भी सभी जगह वर्टिकल्चर, यहाँ शराब बनती है अलग अलग जगह। इन्हीं खट्टी चीजों से, अंगूरों से शराब बनती है, आपको मालूम है, जो पीते भी हैं लोग बहुत। आपको नाम समझ आएगा, नाम तो याद ही आ जाएगा। सदर्न स्पेन में अगर देखा जाए तो सेरी वाइन बनती है इससे। पोर्तुगल में देखा जाए तो पोर्ट वाइन बनती है। इटली में आप देखेंगे तो आपका चैंटी एंड मरसाला बनती है। फ्रांस में सैम्पेन बनती है, जो आप सैम्पेन पीते हैं। बरगंडी पीते हैं, बॉर्डक्स पीते हैं, जो बहुत पुरानी वाइन है। ओके, अंशिका आ गई है। तो अंशिका ने कहा है कि प्लीज सर एक्सप्लेन कर दीजिए। सो व्हाई नॉट, आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो फैक्ट्री फार्मिंग एंड इस फार्मिंग में दोनों में अंतर क्या है और इसमें आपने बताना है। तो आप थोड़ा सा रुकेगा, ये थोड़ा सा बचा है तो मैं मेडिटेरियन क्लाइमेट यूरोप में बता दूं, इसके बाद फिर कंप्लीटली उस पे आ जाएंगे हम, तो उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट आपको यू हैव टू स्टे हियर, आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मेडिटेरियन अगर यूरोप में देखा जाए तो विटिकल्चर यानी एब्रो बेसिन स्पेन में ज्यादा होती है। एब्रो बेसिन, एब्रो नदी का नाम है, तो वहां बेसिन पर भी विटिकल्चर की खेती ज्यादा होती है। रियोन बेसिन फ्रांस में भी इसकी खेती होती है। इटली के आइलैंड जो सिसिली आइलैंड है वहां पर होती है। अफ्रीका में है, अल्जीरिया में अच्छा खासा होता है एक्सपोर्ट वाइन, यहाँ से बहुत ज्यादा वाइन बनाई जाती है, बाहर विदेशों में भी जाती है। तो यहाँ पर भी हम इसमें नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद मेडिटेरियन यूएसए में देखा जाए तो मेडिटेरियन सी कहाँ कहाँ काम आता है, सो इसको थोड़ा सा देख लें हम। अगर तो कैलिफोर्निया, यूएसए में चले जाएंगे तो कैलिफोर्निया नजर आएगा। मैं थोड़ा सा पिक्चर में आ जाता हूँ तो आपको
इस वाले एरिया पे है ना, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया ये है इधर। तो कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, यहां पर भी हमारे इसमें मेटीरियल क्लाइमेट यहां पर भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको नजर आएंगी, ये भी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहां से आपको यहाँ पर ऑलिव्स, ग्रेप्स, फ्रूट प्लांटेशन यहाँ भी होता है। कैलिफोर्निया में हाई प्रोडक्टिविटी है इसकी, ऑरेंजेस की देखा जाए, ग्रेप्स की देखा जाए तो यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एरिया पे भी हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं सभी। सन नाम लिख लेना, कैलिफोर्निया, ये स्टेट ऑफ द यूएसए, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो एंड फ्रूट प्लांटेशन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऑलिव्स, कैलिफोर्निया में हाई प्रोडक्टिविटी है इसकी। तो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। साउथ अमेरिका की बात करें, अगर नीचे वाले पार्ट की इसकी बात कर लें तो यहाँ क्या क्या इसमें मेटीरियल सी में आएगा। तो यहाँ पर सदर्न, जो आपको मालूम है कि सेंट्रल चिली इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक सिटी है चिली में जिसका नाम है सैंटियागो सिटी है। यहाँ पर वाइन मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर जगह है सैंटियागो के पास, एक और जगह है जहाँ पर वालपाराइसो बोलते हैं, यहाँ वाइन मैन्युफैक्चरिंग होती है इस जगह पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी इसका फर्क है। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो पर्थ एंड एडिलेड देखा जाए, यहाँ पर भी फ्रूट प्लांटेशन होता है। तो ये बेसिकली मैपिंग वाला एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे पर्थ सिटी, देखें पर्थ सिटी एंड एडिलेड, तो यहाँ पर जगह, यहाँ पर भी फ्रूट प्लांटेशन होता है। यहाँ पर भी सिट्रिक जो आपके प्लांटेशन है वही होता है। अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में ऊपर साइड चले जाओ तो अफ्रीका में सिटीज है जैसे केप टाउन है, पोर्ट है, एलिजाबेथ, यहाँ पर भी आपके फ्रूट प्लांटेशन होते हैं। तो ये चीजों को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा मेटीरियल सी का बेसिकली जो था वो पार्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपके इसमें है कि ट्रक फार्मिंग और आपकी फैक्ट्री फार्मिंग में डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में। ट्रक फार्मिंग तो मैंने बताया कि जो आपकी जो ट्रक फार्मिंग है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका टेम्परेट प्रेरीज है, प्रेरीज को अगर हम कोई भी प्रेरीज हो या पंपास हो, अगर हम उसको उसमें चेंज कर दें, किसमें, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा ट्रक फार्मिंग में आ जाता है, मशीनरी यूज करते हैं। तो अब अगर हम उसमें साथ ही साथ इसमें अब फैक्ट्री उसमें कैसे आ जाएगा, अगर उसकी बात करें तो आपको इसमें दोनों के बीच में मैं जो अंतर होगा वो मैं अभी एक सेकंड में आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेन करके इससे बताता हूँ। फैक्ट्री, ठीक ना, आप ओके, आप वेडलैंड, आपका मैं नाम भूल जाता हूं, आप हमारे स्टूडेंट भी हैं ना वेडलैंड, आप अपना नाम एक बार बता देंगे। अनिल, 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 ओके अनिल, हाँ मैं आपका नाम थोड़ा सा मिस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं इसके बारे में कि दोनों के बीच में ट्रक फार्मिंग और फैक्ट्री फार्मिंग में अंतर क्या है, तो बेसिकली जो आपका मेन प्रोडक्ट ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, टिपिकली फ्रूट, वेजिटेबल्स और एंड आपका जो ऐसी एक पेरिसेबल क्रॉप्स होती है उनको, और जो कि ट्रांसपोर्टेड होता है नियरली मार्केट के बहुत पास हो, तो उसे ट्रक फार्मिंग अदर हैंड में चल जाए। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है, मेथड एज अ मास प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक, जिसमें हम मीट का प्रोडक्शन कर लें, डेयरी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें सीधा सीधा कल्टीवेशन हो, जिसमें अनाज उगाया जाए, अनाज किया जाए, कुछ ऐसी चीजें किया जाए, तो वो हमारा ट्रक फार्मिंग में आ जाता है। जिसमें मीट की फार्मिंग की जाए, जिसमें हम मीट का करें, मीट के अलावा हम इसमें डेयरी का करें, वो सारी चीजें जिसमें आ जाएंगे, जिसमें सीप है, गोट है, कैटल है, और इसके बाद डेयरी है, मीट है, इससे जिससे ये सारा हमारा फैक्ट्री फार्मिंग में आ गया, समझ रहे हैं, शेल्टर वाला पार्ट। तो क्योंकि फैक्ट्री में बन रहा है, उन्हें चराया जाता है, वहां से लेकर उन्हें काटा जाता है, उनका बेचा जाता है, उनका प्रोडक्शन होता है, फिर उनकी चीजें, तो ये है, ये डिफरेंस है बट ओनली। यस 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 अनिल, तो ये हमारे इसमें फर्क है, इसमें दोनों में समझ आ गया। अंशिका, गॉट इट, अंशिका आपको मिल गया।
इन्हें तो समझ में आ गया अनिल को? यस, ओके गुड। और जो हम कल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अच्छा पप्पू सिंह भी का नाइस सर, ओके गुड। और आप लोग इसको अपने दोस्तों में और भी शेयर करेंगे और भी लोगों को बताएं, जिससे डेली, अगर हमारी क्लास डेली शाम को 7 PM होती है। अब इसके बाद हम अगले उससे करेंगे ना, जो सैटरडे होगा, सैटरडे और संडे, इसमें हम जियोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स होगी उसको लेके आएंगे। जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स हम सैटरडे संडे को पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स, बाकी करंट अफेयर्स नहीं होगा, जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसमें जैसा मैंने बताता हूं कि हमेशा इस चीज को समझने का, जियोग्राफी बेसिकली एक समझने का पार्ट है, प्रैक्टिकल है, हर चीज को समझना है। मैं लिखता कम हूं तो आपको अपने हैंड रिटन में खुद लिखते जाना है इसको और देखते जाना है, ठीक है। और जो आगे के चैप्टर्स हैं हमारे, कि हमें कौन कौन सा भी इसमें क्या क्या बचा है, तो आपका चाइना टाइप बचा हुआ है, ब्रिटिश टाइप बचा हुआ है, लॉरेशियन टाइप बचा हुआ है, टैगोर टुंड्रा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे कल का कल हम इसे खत्म कर देंगे, तो जिससे हमारा फिजिकल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर हम ह्यूमन जियोग्राफी में भी आएंगे, बट ह्यूमन जियोग्राफी है या फिर हाँ जी, राम जी ने कहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। और इसमें मैं जैसे मैं बता रहा था, फिर इसके बाद हम ह्यूमन जियोग्राफी या फिर इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में आएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। और इसके साथ साथ जियोग्राफी हमारी मंडे टू फ्राइडे चलती रहेगी, सैटरडे संडे हम इसमें आएंगे करंट अफेयर्स को लेकर, तो इन चीजों को भी देखेंगे। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका चाइना टाइप, और चाइना है, टुंड्रा है, जितना भी इसमें आ जाएगा, चाइना, लॉरेशियन, ये सारा कल का कल हम इसे आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद से मंडे से आपका जो चलेगा वो ह्यूमन जियोग्राफी में लेकर आएंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो सर थ्योरीज, हाँ थ्योरीज जो आपकी उसमें आएंगी ना, ह्यूमन जियोग्राफी में थ्योरीज वो भी आएंगी, इसकी भी थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज है हमारी वो भी इसमें, तो दोनों चीजें जितने भी जियोग्राफर है उनको भी डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर, जो मंडे टू फ्राइडे चलेगा इसमें। इसके बाद फिर हम उसमें चलेंगे, दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, तो सैटरडे संडे हमारा सिर्फ करंट अफेयर्स रखेंगे, लेकिन जियोग्राफी का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जियोग्राफी ऑप्शनल से या जीएस जियोग्राफी से जितना रिलेटेड होगा उन सभी चीजों को हम लेकर आएंगे, इसमें चलता रहेगा, ओके। सो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, यू हैव एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चीजें, कुछ भी। इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे अगर डाउट्स नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? सभी कुछ क्लियर है, सो डाउट होंगे नहीं। डाउट तभी होता है जब क्लियर नहीं होता है, या तो फिर समझ ही ना आया हो, दो चीजों में डाउट नहीं होता। ओके अंशिका, अगर कोई डाउट भी होता है तो आप कभी भी 7 बजे डेली होती है, 7 बजे डेली आप अपडेट रहिएगा। ऑल क्लियर, ओके गुड। एंड ओके, तो और इसके लिए आप इसमें कभी भी पूछिए, कभी भी करिए, और आप क्वेश्चन पूछिए इसमें, और भी अदर सब्जेक्ट की भी अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। एक दिन हम डाउट सेशन भी लेकर आने की सोच रहे हैं, तो डाउट सेशन हम संडे टू संडे ये तो सोच रहे हैं कि ले आए, नहीं तो हम फ्राइडे सैटरडे कुछ ऐसा करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू एंड लव फॉर ऑल। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।